नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 15 नवंबर 2021 जिसके ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 120 में से यहाँ पर 100% मिल चुके हैं। तो ये सभी 100 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं इन तीनों ही पारियों के। तो शुरुआत करेंगे अपन सेकंड शिफ्ट के साथ, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के जीके के सवाल और लास्ट में कवर करेंगे प्रथम पारी में पूछे गए सभी जीके के सवाल, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट से जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो क्लिक करके वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसकी पीडीएफ फाइल भी वहां पर अवेलेबल है। सेकेंड सेट पे शुरुआत करते तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेपरेट सवाल जो पूछे जाते हैं वो भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा जहां पर सवाल सेंड करने की लिंक एग्जाम खत्म होने के बाद मिल जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, यानी स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक तैयारी को ले जाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप एक तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहा है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। ये जो डील है ये आपके अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 12 मंथ की बजाय आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रहा है। तो इस डील को ग्रैब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक वेबसाइट है जहां से ये आप मॉक टेस्ट में टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 120 के डिस्काउंट के बाद ये 480 रुपये में आप 14 मंथ की वैलिडिटी में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो स्टेट लेवल की, तो एक ही पास में ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। जो आज आपके तीनों पारियों में जीके के सवाल पूछे गए हैं देख लेते हैं उनका क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है। ये सेकंड शिफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रथम सवाल, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था। ये 28 से 30 अक्टूबर 1983 की बात है जब तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है ये भी इंडिया में हुआ था जो कि नागपुर में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को आपको पता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और अन्य जो आपके इंडिया में कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है तो वो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2015 को भोपाल में हुआ है। तो 10वां, प्रथम और तीसरा तीनों ही इंडिया में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 11वां प्रीवियस विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपके मॉरिशस में हुआ है 2018 में, और 2021 में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है। और अगला सवाल यहाँ पर 86 संविधान संशोधन, सभी को पता है, बार बार सवाल रिपीट हो रहा है। तो शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 21A में है वो 86 संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ है। कल आपके पूछा गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो ऐड किया गया था वो भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ है, जो कि माता पिता, संरक्षक वगैरह को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार यहाँ पर जोड़ा गया है 21A में है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो इफेक्ट में आया था 1 जून 1993 को। जो 74वां संविधान संशोधन है इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ जो 12वीं अनुसूची ऐड हुई है वो भी 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए। इससे पहले सवाल पूछा गया था 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय रखे गए हैं, तो 18 विषय हैं जो कि नगरपालिका के अंतर्गत ये कौन से भाग में आता है जो यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन हुआ है 12वीं अनुसूची में। तो इसमें जो भाग ऐड किया गया है वो है 9A भाग हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम आया हुआ सवाल है, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई है उसके अध्यक्ष थे जॉन पीटर्स हम्फ्री थे। अगला सवाल यहाँ पर एक और पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1993 को हुई है। थर्ड सेट में भी मानवाधिकार से एक सवाल आया। अगला सवाल यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी इजी क्वेश्चन, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को जो कमीशन है, साइमन कमीशन है, ये मुंबई यानी भारत में आया था, वो 1928 में आया था।
और ये जो साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग है, इसमें 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी हुआ। तो इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन, जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, 8 नवंबर 1927 में। भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था और ये भारत पहुंचा था 1928 को। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, IIT कानपुर की स्थापना कब हुई है? 1959 में। IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। 1960 में सिंधु जल समझौता में किन नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया था? सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? ये NTPC में आया था, कराची में हुआ था। उसमें ये फैक्ट भी बताया था कि इसमें जो 3 पूर्वी नदियां हैं, जो ब्यास, रावी और सतलुज है, उसका नियंत्रण भारत को दिया गया है। आपको पूछा गया, ये 3 नदियों का ऑप्शन दे रखा था, जिसमें एक ही विकल्प में 3 नदियां थी, ब्यास, रावी और सतलुज। इन्हीं 3 नदियों का जो नियंत्रण है वो इंडिया को दिया गया था, सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। और अन्य जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। और ये जो संधि हुई है कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। मध्यस्थता का काम किया था इस संधि के लिए, वो था विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने यहाँ पर मध्यस्थता का काम किया था। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल से कल आपके सवाल आया था कि सरोजनी नायडू जो राज्यपाल रही उत्तर प्रदेश की, उनका जो कार्यकाल पूछा था 1947 से 1949 तक था। तो यही प्रथम जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू कह सकते हो। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की एक गवर्नर रही है। संविधान लागू होने के बाद आपको पूछ रहे हैं 1950 के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे दोस्तों फिरोज शाह मोदी, जो कि 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक यूपी के गवर्नर रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं, 29 जुलाई 2019 से कंटिन्यू। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? जिसमें उल्टा पूछा गया था सवाल कि जो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार रहता है राज्य के द्वारा दिया जाता है, वो आर्टिकल 41 में है। तो आर्टिकल 41 की बात करें तो राज्य आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य कोई भी अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड सवाल था। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्य परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री। आर्टिकल 263 है वो राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पर विचार करता है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 में वर्णित है। इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति इस परिषद की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी भी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना से जनता के हित में काम किया जाएगा तो जरूर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना और अध्यक्ष यहाँ पर PM। अगला सवाल यहाँ पर, मालाबार युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है? शुरुआत में ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ करता था, बाद में ये 4 देश यानी कह सकते हो जो क्वाड समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी नौसेनाओं के मध्य होता है। शुरुआत 1992 में हुई थी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में हुआ करता था। बाद में यहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हुए। पहली बार 2007 में ये भाग लिया था जापान ऑस्ट्रेलिया ने, और 2014 के बाद से भारत, अमेरिका, जापान प्रतिवर्ष ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अभी 2021 में जो मालाबार युद्धाभ्यास है वो कौन सा एडिशन है? 25वां संस्करण है, जो कि प्रशांत महासागर में जो गुआम तट है वहां पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं, ये प्रावधान दोस्तों लिया गया है कनाडा के संविधान से। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला सवाल यहाँ पर, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो अनुसूची 4 में है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस है ऊपर और पूछा गया है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर पूछा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। बाकी विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? राज्य विधानसभा का जो चुनाव है ये भारत का चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, जो कि आर्टिकल
324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित है? आर्टिकल 324 में। तो इसका जिम्मेदारी रहती है भारत का चुनाव आयोग। भारत में संघ राज्य चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? यदि और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय है वो आर्टिकल 71 बताता है। कौन सा? आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या फिर संसक्त सभी शंकाएं और विवाद की जांच और विनिश्चय है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो प्रथम जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है वो कौन सा है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में पारित हुआ था। कब? 1894 में ये आया था। उसके बाद विभिन्न संशोधन हुए हैं, जो कि वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है वो 2013 वाला है, जिसके नियम के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। सरकारें, देखिए भूमि अधिग्रहण का मतलब है कि सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देना भी आवश्यक है, और ये किसी पब्लिक काम के लिए होने वाला है, सार्वजनिक कार्य के लिए। नेक्स्ट सवाल, किस ब्रिटिश ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मुख्य कुंजिका है, द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस ब्रिटिश ने कहा? ठीक है, किसको? प्रियम्बल को, प्रस्तावना को की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा है दोस्तों? अर्नेस्ट बाकर ने। तो अर्नेस्ट बाकर जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। और बात करूं यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान के आत्मा किसने कहा? तो वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना को जो कीनोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मुख्य कुंजी संविधान की कहा है, वो ब्रिटिश का पूछा तो अर्नेस्ट बाकर हो जाएंगे। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी। रैम रोम दोनों प्राथमिक हैं और अस्थायी भी कह सकते हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, बाद में एक और ऐड यानी अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो 8वें अनुसूची की 22 भाषाएं और साथ ही साथ अंग्रेजी में तो कह सकते हो 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में दिया गया था, जो मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए रहती है। और 1976 में आपको पूछ लें प्रथम महिला जिन्हें ये अवार्ड मिला है, तो 1976 की बात है। बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी हैं, ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जो रोकथाम और निषेध निवारण अधिनियम 2013 वाला है, ये कौन से क्षेत्र पर लागू होता है? जहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे आपको संगठित, असंगठित या फिर दोनों क्षेत्र। तो ये दोनों ही क्षेत्र जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में पारित हुआ था। याद रखना ये एक्ट कब पारित हुआ है? कार्यस्थल वाला 2013 में, जो संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में लागू होता है। और इससे संबंधित एक पहले गाइडलाइन आई थी 1997 में, जिसे विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है। तो विशाखा गाइडलाइन भी कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ ये कब आई थी? 1997 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जारी किए गए थे इसी गाइडलाइन में। 1997 भी आपको याद रखना है इस गाइडलाइन से संबंधित। स्थानीय सरकार से एक सवाल पूछा गया था, किस प्रकार की सरकार है? एग्जैक्ट क्या ऑप्शन थे सेकंड सेट में जिनका भी एग्जाम था? कमेंट करके बता सकते हो ये सही सवाल क्या था। यानी स्थानीय सरकार बात हो रही गांव और जिला स्तर के शासन की, जिसे स्थानीय स्वशासन भी बोला जाता है। राज्य स्थानीय सरकार है, ये राज्य सरकार के अधीन होती है। अगला सवाल, आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51। शाहबानो प्रकरण किससे संबंधित है? शाहबानोवाद जो प्रकरण है उसकी बात हो रही है। तो शाहबानो प्रकरण अलग हैं, और यहाँ पर एक और प्रकरण जो प्रीवियस एग्जाम आया था वो था शायरा बानो प्रकरण अलग है, शाहबानो प्रकरण अलग है। आज आपके शाहबानो प्रकरण का पूछा गया है। तो तलाक के बाद अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो है वो पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंची थी, और न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाहबानो को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए। तो ये शाहबानो एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला और 5 बच्चों की मां थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था, और उनकी जीविका के लिए वो कहाँ चली गई थी? न्यायालय चली गई थी, ताकि उनका घर चल सके। तो ये तलाक के बाद
जो महिला हैं वो अपने बच्चों की जीविका के साधन न होने के कारण फिर यहाँ पर हाई कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया था। तो ये तलाक के बाद गुजारा करने के लिए शाहबानो वाला प्रकरण है। और इससे पहले जो सवाल आया था शायरा बानो, जो 3 तलाक से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को शायरा बानो बनाम भारत संघ व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए तो 3 तलाक है उसको असंवैधानिक घोषित किया था। और बाद में ट्रिपल तलाक कानून भी आया था जो 31 जुलाई 2019 को पारित हुआ था। ये डेट्स जरूर याद रखना है। और इसमें जो सजा का प्रावधान रहता है वो 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर पंपास घास का मैदान है वो कहाँ पर है, इससे पहले प्रेरी का पूछा गया था। पंपास दोस्तों दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। पंपास घास के मैदान ये उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और अन्य इंपोर्टेंट स्टेपी हैं जो यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। पंपास आ गया। स्वाना घास के मैदान है पूर्वी अफ्रीका और इसमें भी मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। प्रेरी इससे पहले उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में पाया जाता है, ये पूछा गया है। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ये सभी प्रीवियस में बता भी चुका हूँ आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ में भी। और इसमें ये प्रीवियस एग्जाम एक और पूछा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका हो ही गया है। पॉकलैंड भी पूछा जाता है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, घुमकड़ शास्त्र जो एक हिंदी आर्टिकल पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, तो घुमकड़ शास्त्र के लेखक है महापंडित राहुल सांकृत्यान है इनके ऑथर। नेक्स्ट सवाल, पहली बार भारत में रेल कब चली थी, रेल पहली बार सभी को पता होगा 16 अप्रैल को, जो 16 अप्रैल है ये 1853 को, ठीक है, 1853 को बोरी बंदर जो बॉम्बे और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी है, इनके बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी, यात्री रेल भारत में। विश्व में पहली रेल है वो 1825 में इंग्लैंड में चली थी। आईपीसी की धारा 156, इसमें भी 156(3) का पूछा, तो आईपीसी की धारा जो 156(3) है इसके अंतर्गत किसी भी संघीय मामले की जांच करने के लिए कौन आदेश दे सकता है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा ये 156(3) के अंतर्गत हैं जांच के आदेश दिए जाते हैं। यदि एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जाती है उस केस में भी ये मजिस्ट्रेट हैं वो जांच के आदेश दे सकता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) बताती है किसी भी संघीय मामले की जांच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने का अधिकार है। अगला सवाल यहाँ पर, किसने कहा था कि आजादी का एकमात्र साधन अहिंसा है, तो ये महात्मा गांधी के स्टेटमेंट से सवाल था। एंथ्रेक्स रोग है वो किससे होता है, एंथ्रेक्स रोग है ये दोस्तों हो जाता है जीवाणु के कारण। जीवाणु ऑप्शन में आपको मिला होगा बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी वैक्सीन लुई पाश्चर के द्वारा विकसित की गई थी। तो जीवाणु जनित रोग की ट्रिक बताया हुआ है, टिंकू सीडी में बनी है पट्टाका। तो टेटनस, टीबी, कोष, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड और यहाँ पर एक शिफ्ट थर्ड शिफ्ट शायद प्लेग का भी सवाल पूछे गए, वो भी कवर करेंगे अपन। तो ये सभी रोग होते हैं जीवाणु जनित रोग हैं। और विषाणु जनित के रोग की कौन सी ट्रिक है, तो वो है दोस्तों रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। कृषि के सस्य काल, जो कृषि के टोटल कितने सीजन रहते हैं, तो इससे संबंधित एक सवाल था, ये ऑप्शन दे रखे थे, इसमें भी एग्जैक्ट नहीं मिला। जिन भी कैंडिडेट को पता है ये सही रूप से यही पूछा गया था जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए, जरूर कमेंट करना। सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता करने से संबंधित आईपीसी की धारा कौन सी है, सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता के केस में जो आईपीसी की धारा लगती है वो आईपीसी की धारा 294 है। तो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसके आसपास कोई अश्लील गाना हो गया, कथा, गीत या शब्द गाता है, उस केस में उनके विरुद्ध इस धारा के तहत कारावास है जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक दंड दोनों यहाँ पर दंडित हो सकते हैं। ये धारा 294 याद रखना है। अगला सवाल, PIL का क्या अर्थ है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगी। जो जनहित याचिका है इससे पहले पूछा गया था इसी यूपीएससी में कि PIL का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी आज, इससे पहले जो अर्थ पूछा था, तो ये न्यायालय है जिसमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जिनके पास खर्च करने के लिए, न्यायालय में जाने के लिए पैसा नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर जो अदर कोई भी न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है उनके लिए। अगला सवाल यहाँ पर, भारत में साइबर सुरक्षा किस एक्ट के तहत लागू हुआ है, साइबर सुरक्षा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे, कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो विक्रमादित्य के ये राज दरबारी कवि थे कालिदास। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पारित हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है गर्भपात वाला, ये दोस्तों 1971 में पारित हुआ। कब, 1971 में पारित हुआ है। इसमें अभी अमेंडमेंट एक्ट है वो 2021 में आया है। एक दोस्तों हिना जो फिल्म है, हिना मूवी है, हिना इस मूवी का नाम है, ये इसकी स्टोरी किस बुक्स पर आधारित है, ऐसा सवाल पूछा गया था। जिनको इसका आंसर पता है कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड सेट का अंतिम सवाल देखते हैं, नवजात शिशु का मानक वजन कितने ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, तो नवजात जो शिशु है
यहाँ पर होगा नवजात। ठीक है, तो नवजात शिशु है, इनका मानक वजन, तो न्यूबॉर्न बेबी का मानक वजन है वो 2500 ग्राम से कम नहीं हो सकता है, जो रहता है 2.5 किलोग्राम से 4.5 किलोग्राम। एवरेज जो रहता है वो 3.5 किलोग्राम का है। तो ये मिनिमम आपको इससे कम नहीं होना चाहिए, वो 2500 ग्राम है। आप देख लेते हैं थर्ड सेट में 40 में से 30 जीके के सवाल मिले हैं। इन सभी कैंडिडेट का धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल तृतीय पारी के भेजे, उसके बाद लास्ट में प्रथम पारी के कवर करने वाले हैं। तो तीसरी शिफ्ट का पहला सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता शब्द कहाँ से लिया गया। तो ये आपको पूछा है इक्विलिटी बिफोर द लॉ, ये जो टर्म है किससे लिया गया है, किस देश से बोरो किया गया है, तो इंग्लैंड से। तो आर्टिकल 14 में है समानता वाला, कानून के समक्ष जो समानता है सभी के लिए, वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर जो .xls जो एक्सटेंशन है वो कंप्यूटर का पूछा गया है, किस एप्लीकेशन से संबंधित एक्सटेंशन है, तो स्प्रेडशीट, जो एक्सेल में स्प्रेडशीट सेव होती है .xls एक्सटेंशन में ही सेव होती है। इससे संबंधित XLSX भी एक एक्सटेंशन है, ये भी एक्सेल वर्कबुक का है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है 1932 में की थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था, जिसे 1933 में ये हरिजन सेवक संघ इसका नाम रखा गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अगला सवाल यहाँ पर विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट वाले यहाँ पर संविधान का भाग 4A या फिर 4क किससे संबंधित है, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, उसमें जो आर्टिकल 51A में रखे गए हैं, और भाग 4 पूछे तो वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ये भाग 4 हो जाएगा। नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी अध्यक्ष कौन रहते हैं, अध्यक्ष को कहा जाता है महापौर या फिर मेयर बोलते हैं अध्यक्ष, और नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता भी महापौर करते हैं। प्लेग रोग किससे फैलता है, प्लेग रोग है ये चूहों के द्वारा, प्लेग रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग है, तो चूहों के द्वारा ये फैलता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आयोग है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और 2003 के केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम आया था जिसमें इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित है, और इसकी स्थापना का केंद्रीय सतर्कता आयोग का वो सुझाव दिया था, वो सिफारिश थी संथानम समिति की, और राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर है उनका नाम है सुरेश एन पटेल। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत में पब्लिश होने वाला जो प्रथम न्यूज़पेपर है वो है दोस्तों हिक्की का बंगाल गजट हो जाएगा। हिक्की बंगाल गजट है, इसके प्रकाशक हैं जेम्स अगस्टस हिक्की हैं, और ये जो न्यूज़पेपर है वो 1779-80 में प्रारंभ हुआ था। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 18, इजी हो जाएगा, रिपीट हो रहा बार बार। नेक्स्ट वन यहाँ पर है, भारत राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, तो अनुसूची 2 से भी आज सवाल रिपीट हुआ है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश SI में सीधी भर्ती में कितने पदों पर आरक्षण होता है, इससे पहले था कितने पदों पर पदोन्नति होती है, तो 50% पदों पर आरक्षण रहता है डायरेक्ट भर्ती में, और 50% है वो पदोन्नति होती है, तो ये 50-50 हो जाएगा। बाकी जो आरक्षी वाला कांस्टेबल है उसमें तो डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है 63% में। बिहार की अपभ्रंश बोली क्या कह रहा था, ये हिंदी में पूछा गया है। बिहार की अपभ्रंश बोली है, ये बिहारी हिंदी का विकास ये मागधी अपभ्रंश से हुआ, तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। बिहार में भी पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी 2 बोलियां, जिसमें पूर्वी बिहारी में मगही और मैथिली है, पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी की बोली बोली जाती है। कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार यानी हिंद यूरोपीय परिवार को भारोपीय परिवार कहा जाता है। इनकी भाषाओं में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रूसी इत्यादि आती हैं। ऑप्शन पर आधारित सवाल है, यदि इसमें हिंदी इस वगैरह इंडियन भाषाओं का ऑप्शन था, जैसे कि हिंद आर्य उपशाखा इसकी भारोपीय की, इसके अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली, जैसे स्टूडेंट बताया कि एक ऑप्शन हिंदी था, एक गुजराती था, 1-2 और ऑप्शन नहीं बता पाए थे। सिंधी भी है, कश्मीरी
देवनागरी, असमिया, रोमानी, मराठी ये सभी आ जाती हैं आरोपीय परिवार में। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसके प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ थे, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भू राजस्व किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है भू राजस्व। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में। यहाँ से सवाल आ जाता है, बार बार मैंने बताया भी हूँ प्रीवियस आपके जो पूछा गया था एक और राज्य का कि भाषा के आधार पर पहला राज्य, उसमें मैंने बताया उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना आ गया सवाल यहाँ पर 2000 में हुआ है। इन तीनों राज्यों का गठन। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का 1987 में याद रखना है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 1972 में हुआ है। दादर नगर हवेली जो एक साथ हो गए हैं दमन दीव, वो 26 जनवरी 2020 को हुए हैं। फेसबुक है वो किस नाम से लॉन्च हुआ था? अभी मेटा वाली की नहीं पूछा गया है। जब लॉन्च हुआ था 2003-4 में, तो ओरिजिनल जब शुरुआत हुई थी तो फेसबुक का जो नाम था वो फेस मास्क था। क्या था? फेस मास्क था। 28 अक्टूबर 2003 में फेस मास्क नाम से ये ओरिजिनली लॉन्च हुआ था फेसबुक। बाद में यहाँ पर फेसबुक नाम रखा गया था वो 4 फरवरी 2004 को, जिनके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। तो 4 फेब 2004 को फेसबुक इसका नाम रखा गया। अभी जो अक्टूबर 2021 में फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना लगता है? ओवरलोडिंग पर जुर्माना रहता है एक तो सीधा 20,000 रुपये का, साथ ही साथ इसके बाद प्रति टन जो ओवरलोडिंग है, बाद में कितने टन भी आप भर सकते हो, लेकिन जो प्रति टन ज़्यादा रह जाता है ओवरलोडिंग में जितना भी आप कर रहे हो, तो 1 टन का आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। 2 टन है 4,000, प्रति टन 2,000 रुपये और यहाँ पर पेनल्टी लगती है। तो गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर 20,000 का डायरेक्ट जुर्माना और प्रति टन 2,000 एक्स्ट्रा। और जो मोटर वाहन जो संशोधित अधिनियम नया एक्ट 2019 में आया था, इससे संबंधित अन्य सारे जितने भी जुर्माने हैं, चालान है, वो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना आप सभी को। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना, और दुपहिया वाहन जो बाइक वगैरह है उस पर 2 से ज़्यादा सवारी पर 1,000 रुपये का जुर्माना। हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना है। और इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देते तो 10,000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस भी 5,000 जुर्माना। ओवर स्पीड करते तो 2,000, और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द है फिर भी आप ड्राइविंग करें तो 10,000 का जुर्माना है। खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 है। शराब पीकर करे तो 10,000 का जुर्माना लगता है। और शराब पीकर 10,000, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन है तो 5,000 जुर्माना है दोस्तों। बिना परमिट पाए जाने पर 10,000 है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग आया हुआ है बिना इंश्योरेंस के, याद रखना, 2,000। और नाबालिग गाड़ी चलाते हैं तो 25,000 और 3 साल की पेरेंट को सजा भी है। अगला सवाल यहाँ पर कृषि उत्पाद के लिए एक सवाल पूछा गया है एग्रीकल्चर एसेट के लिए कि 2020-21 में इनकी जियो टैगिंग कौन सी संस्थान करेगी? वो कृषि उत्पाद कहाँ पर इनकी बिल्कुल लोकेशन रहती है, एग्जैक्ट फोटो सहित जो जियो टैगिंग कहलाती है, 2020-21 में कौन सी संस्थान करने वाली है? इसका आंसर जिनको भी पता कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे 2017 में जियो टैगिंग है परियोजना लाई थी भारत सरकार, जिसमें राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंसर है उनके द्वारा जियो टैगिंग किया जाएगा कृषि प्रोडक्ट पर। अगला सवाल यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में पारित हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? अब तक केवल एक बार ही संविधान की जो प्रियम्बल प्रस्तावना है उसमें संशोधन हुआ है, वो एक बार हुआ था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में, जब प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ऐड हुए। कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1976 में, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था। आपातकाल के वक्त ये संशोधन हुआ है प्रस्तावना में केवल एक बार ही। वन्य जीव और वन दोनों को किस संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में वन्य जीव और वन है, ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये समवर्ती सूची में रखे गए हैं वन्य जीव और वन। इनका संरक्षण आर्टिकल 48A से सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। हु इज द हेड ऑफ जोनल काउंसिल? जो 6 जोनल काउंसिल है इनके हेड होते हैं, प्रमुख हैं वो अध्यक्ष गृह मंत्री रहते हैं, और 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ये 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित है, और एक 1971 वाला जो उत्तरी पूर्वी परिषद है वो गठित की गई थी। तो 6 यहाँ पर आंचलिक परिषदें हैं, उत्तरी आंचलिक है, उसके बाद केंद्रीय है, पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी आंचलिक है और उत्तरी जो जोनल काउंसिल है। टोटल 6 जोनल काउंसिल, गृह मंत्री इनके हेड होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन इस्लाम में टोटल कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। कौन सा? विश्वास की घोषणा जिसे शहादा बोला जाता है, प्रार्थना, सलाह, भिक्षा देना, जक़ात, उपवास, आरा और तीर्थ यात्रा हज बोला जाता है। तो 5 पिलर हैं इस्लाम में।
अगला सवाल यहाँ पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में उल्लिखित है कि केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाएगा और जो इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, इसे सौंपे गए कार्य भी करेगा। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो ये गठित हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 3 हो जाएगा इस एक्ट की। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, इससे पहले आया था, कब किया गया था, 1951 में। किसने किया था, संत विनोबा भावे ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, हेनरी मोजले ने किया था, 1913 में किया था। उन्होंने तत्व है वो रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर किए थे और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्गीकरण किया था तत्वों का, हेनरी मोजले ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी। अगला सवाल यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं वो केवी कामत बने थे। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों संघाई चाइना में है। वर्तमान अध्यक्ष है मार्कोस पार्डो त्योजो है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला सवाल, किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी जिसे महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। प्रीवियस शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। तो 1911 से 21 वाला दशक है ना, इसमें ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हो, यानी 1911 से 21 वाला दशक है। इसमें भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी, -0.31% की कमी आई थी, जो उस समय ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था। तो वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर में अधिकतम वृद्धि आई थी जिसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है और अधिकतम कमी आई है वो 1921 की जनगणना में आई है, भारत की जनगणना जिसे महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। और एक सवाल यहाँ पर थर्ड शिफ्ट से इस टाइप से स्टूडेंट बताएं कि संसदीय अध्यक्ष जो विश्व संसद और भारत संसद के बीच को कनेक्ट करता है, तो अस्पष्ट लैंग्वेज बताई है जिन भी कैंडिडेट को पता है एग्जैक्टली थर्ड शिफ्ट में क्या सवाल था, इसकी क्या लैंग्वेज क्या ऑप्शन थे, कमेंट करके जरूर बताना। अब लास्ट में देख लेते हैं प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। वैसे इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है लेकिन ब्रीफली यहाँ पर एकदम कवर कर देंगे सारे सवाल। तो फर्स्ट शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे हैं। तो फटाक से देख लेते हैं प्रथम पारी में पूछे गए सवाल। पहला सवाल यहाँ पर है, आईपीसी की धारा 375 है, तो ये बलात्कार संघ से संबंधित है जिसमें बलात्कार की परिभाषा है, यानी बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा 375 के तहत। और इसमें दंड का प्रावधान है वो धारा 376 में बताया गया कि बलात्कार के दंड का प्रावधान जिसमें कम से कम 7 साल अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी की धारा 375 में। अगला सवाल, जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है, रिपीट हुआ सवाल। आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया है। तो ये 101वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया है जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, बाकी जीएसटी में 4 स्लैब हैं जो कि प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम आया हुआ है, वो कौन से परसेंटेज आपको पूछने नहीं है, कौन सा है, 5, 12, 18, 28, ये 4% वाले स्लैब है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कब की थी, 1839 में। सेबी की स्थापना है 1988 में हुई थी, वैसे वैधानिक दर्जा है 1992 को दिया गया है। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एनएससी और बीएससी वगैरह जहाँ पर ट्रेडिंग होती है इन सभी को कंट्रोल है वो सेबी ही करती है। 711-12 में जो भारत पर आक्रमण किया था वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 711 या फिर 12 में। तो उस समय सिंध के शासक दाहिर थे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के वक्त, और इन्होंने किया था भारत पर आक्रमण 712 में। और अन्य जो भारत पर आक्रमण हुए जैसे कि 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 में सिकंदर है वो सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़े और भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने किया था 1398 में भारत पर आक्रमण। और ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो विदेशी यात्री भारत आए हैं वो किसके शासनकाल में आए हैं, एग्जाम में बहुत बार आता है, जैसे कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए हैं। महमूद गजनवी के साथ कौन आए थे, वो अलबरूनी आए थे, ठीक है। फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हैं। इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अगला सवाल, ओपेक की स्थापना कब हुई है, 1960 में हुई है। बगदाद इराक में ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 को हुई थी। ओपेक के सदस्य देश जिसने सदस्यता छोड़ी है 2020 में वो है एक्वाडोर। प्रीवियस आपकी करंट अफेयर्स में आया हुआ सवाल है। वर्तमान में ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है इसमें 13 सदस्य देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता का अंत यानी आर्टिकल 17 की बात हो रही है, जो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, जिसमें विधि के समक्ष समानता है आर्टिकल 14 में। 15 धर्म मूल वंश वाला है। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, और आपके सेकंड सेट में जो उपाधियों का अंत से पूछा गया था। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है, आप डॉन बने हुए फिरते हो यानी आ जा सकते हो। डी यानी डॉन 19D
डी में, अनुच्छेद 19 डी में पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है। तो 19 वाले पूरे आर्टिकल जो ए से लेकर एफ तक है, ए बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हो, बी सभा की आज़ादी है, संघ बनाने की सी से है, 19 में सारे आर्टिकल हैं, आने जाने की डी से, ई में देश में बसने के, व्यापार से 19 जी में है, एफ जो पहले था संपत्ति का अधिकार, जिससे 1978 44वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300 में एक विधिक अधिकार बनाया गया 300 ए में, तो ये 19 एफ को भी यहाँ पर हटाया गया है। अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग किस संविधान के किस भाग में है? राज्य लोक सेवा आयोग है संविधान के भाग 14 में, ये राज्य और संघ लोक सेवा आयोग है, इनके बारे में आर्टिकल 315 है, और ये भाग कौन सा संविधान का? भाग 14 है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर हीरा ग्रेफाइट फुलरिन किसके अपरूप है? कार्बन के 3 अपरूप है प्रमुख, जो कि क्रिस्टलीय है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। नेक्स्ट वाला यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वो हैदराबाद तेलंगाना में, इसको 1948 में स्थापित किया गया था। निर्वाचन का आपको आर्टिकल पूछा है, तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 है। उसके बाद यहाँ पर 325 में कि धर्म, मूलवंश है इत्यादि के आधार पर निर्वाचक जो नामावली है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 326 है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का जो वयस्क मताधिकार है वो 326 में है। उत्तर प्रदेश में नहीं बोले जाने वाली भाषा आपको पूछे, इनमें से मैथिली भाषा है वो झारखंड और बिहार में बोली जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। महाबलीपुरम के जो मंदिर यहाँ पर बात करूँ तो ये तमिलनाडु में हो जाएंगे, जो कि शोर टेम्पल वगैरह। आवर्षाणी का सबसे भारी धातु कौन सा? ऑस्मियम है, सबसे हल्का लिथियम है, कठोर आपके ये प्लेटिनम है, सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति लगभग जो भी सवाल आए हैं यहाँ से आपके यूपीएससी, वो राष्ट्रपति उसके आंसर है ज्यादातर में। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया? हिंदी का पूछा है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रतिवर्ष, जो भाषाओं में एक ही भाषा को मिलता है प्रतिवर्ष, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। इंग्लिश का प्रथम 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया है। 55वां 2019 में ये अकितम अच्युतम नमूत्री को, पहला जी शंकर ग्रुप को दिया गया है 1965 में। नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 के पुरस्कार से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है? TX2 यानी टाइगर की जो आबादी है वो दोगुना हो रही है, T×2 हो रही है। इस हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है भारतीय टाइगर रिजर्व ने ये जीता है, वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये पुरस्कार कम समय में जो बाघों की आबादी दोगुनी करता है उसी को दिया जाता है, तो पीलीभीत ने ये कर दिखाया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है, और 10 साल की जगह है उन्होंने 4 साल में ही बाघों की आबादी दोगुनी कर दी थी। अगला सवाल, किस स्थिति में दुपहिया वाहन का चालान नहीं होगा? तो एक ऑप्शन हेलमेट पहनने में, तो चालान का नहीं होगा उस केस में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर्दय, हिंदी का था सवाल। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। रेपो रेट क्या है ये आपको पूछा है। जो भी कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेती है, तो आरबीआई जो लोन उनको देती है किस ब्याज दर पर देती है, वही रेपो रेट। इसका उल्टा यदि कर ले कि जो भी कमर्शियल बैंक यदि वो अपना धन आरबीआई में जमा कराती है तो आरबीआई उनको ब्याज देगी, तो वो किस रेट से देगी? वो रिवर्स रेपो रेट है, जो उनसे कम देती है आरबीआई रेपो रेट से। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो भी रहता है, एसएलआर टर्म, ये बैंकिंग टर्म आपको जरूर देखना, पीडीएफ भी कवर कर लेना। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला तारामंडल आपको पूछा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के अनुसार जो भी कोई ठगी करेगा उसे क्या दंड दिया जाएगा? ठगी की जो धारा वो 311 याद रखना है। दंड यहाँ पर आजीवन कारावास का दंड है। आईपीसी की धारा 420 भी कुछ इसी टाइप से, जो छल करती है या फिर आप बहुमूल्य वस्तु है संपत्ति आप बेचने में बेईमानी करते हो, उस केस में आईपीसी की धारा 420 लगती है। इसमें 7 साल तक की कारावास है वो बढ़ाया जाता है। इलायची पाड़िया कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है, जो इडुक्की जिला केरल है वहीं पर इलायची पाड़िया है। कालीन नगरी किस जिले को कहा जाता है? भदोही जिला, उत्तर प्रदेश का भदोही जिला है, जिसे कारपेट सिटी कालीन नगरी कहा जाता है। 2021 में पीएम मोदी जी ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा की थी? तो बांग्लादेश की थी इन्होंने 26 और 27 मार्च 2021 को। वैसे मोदी जी ने 2021 में सितंबर में जो यात्रा की है 22 से 25 सितंबर वो यूएसए की है, और अक्टूबर में की है G20 रोम समिट हुआ था अक्टूबर में रोम इटली में, जहाँ पर मोदी जी गए थे। और एक यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि यूनाइटेड नेशंस और यूके की यात्रा की थी 1 से 3 नवंबर 2021 को। अगला सवाल यहाँ पर 99th संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है, लेकिन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए 2014 में हुआ था, बाद में इसको वैसे निरस्त किया गया है। तो उसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना की गई है, जो कि बताया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है इसी आयोग के द्वारा की जाएगी, लेकिन बाद में 2015 में इसको
कॉलेजियम प्रणाली को दोबारा बहाल किया गया था। अगला सवाल, बाकी यहाँ पर ये सभी 101वां, 100वां, 102वां, 3वां, 4वां प्रीवियस बता भी चुका हूँ। ये संविधान संशोधन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है जरूर आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल 280 से सवाल आया है। वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इनके अध्यक्ष एनके सिंह है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। तो एनके सिंह, इनका टेन्योर 2020 से 25 तक है। फर्स्ट जो वित्त आयोग है उसका गठन 1951 से लेकर टेन्योर रहा है। पहले कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, किससे नियुक्त, ये जरूर याद रखना। 52 से 57 तक इनका टेन्योर रहा है। 15 से पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। एक सवाल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए योजना से पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा? तो आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा था, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक हिंदी में सवाल था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा चोपड़ा उपन्यास के लेखक हैं चित्रा मुदगल है। इस टाइप से यहाँ पर टोटल जो 33 सवाल मेरे हैं प्रथम पारी के। बाकी इससे पहले अपन ने सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल कवर किए ही हैं। तो ये दोस्तों हो गए यूपीएससी एग्जाम जो आज आपकी 15 नवंबर 2021 को है। इसमें पूछे गए लगभग 120 में से 100 एक्स्ट्रा फैक्ट सही सवाल कवर हो चुके हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यदि अन्य इंपॉर्टेंट जीके की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हो। किस प्रकार डाउनलोड करनी है उसकी लिंक भी वीडियो के सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए टेक्स्ट बुक से आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।